नमस्कार, न्यूज़ एट 365 में आपका स्वागत है। ये बुलेटिन पूरे एक साल का करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन होगा। इसमें हम लोग वन बाय वन करके सभी सब्जेक्ट पे जो भी आपके प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे सब्जेक्ट वाइज, उन सब पे एक एक करके हम लोग कंपाइलेशन पूरा लाया जाएगा और उसके आसपास ही आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए फटाफट न्यूज़ हेडलाइन पे नज़र डाल लेते हैं। आज हम कुल 5 न्यूज़ कवर करेंगे। पहला हमारा न्यूज़ होगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। दूसरा हमारा न्यूज़ होगा यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। और तीसरा हमारा न्यूज़ होगा हेट स्पीच। चौथा हमारा न्यूज़ होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। और पांचवा आखिरी हमारा न्यूज़ होगा एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल दर्जा दिलाता है। और उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेंगे 35A पे। शुरू कर लेते हैं हम लोग पहला अपना न्यूज़ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये बताया कि 103वां संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ था वो 10% रिजर्वेशन की बात करता है उन कैटेगरी के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं। इसमें उनको एजुकेशन में और नौकरी में 10% कोटा देने की बात करता है। ये कुल 5 जजों की बेंच थी। ये रिजर्वेशन कोटा सिन्हो कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था। 10% रिजर्वेशन कोटा जो EWS को दिया गया है ये कहीं न कहीं आपके फंडामेंटल राइट यानी राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18 को बताता है। 103वां संविधान संशोधन 2019 ये बताता है कि 10% कोटा रिजर्वेशन का EWS को किसी शिक्षा क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में दिया जाएगा। इस संविधान संशोधन में हमारे संविधान में आर्टिकल 15(6) और 16(6) को जोड़ा गया है जो स्टेट और राज्य को पावर प्रदान करता है। आर्टिकल 15(6) जो आर्टिकल 15(4) और 15(4) के अलावा बाकी जो सेक्शंस बचते हैं उनको रिजर्वेशन देने की बात करता है। आर्टिकल 15(4) और 15(5) OBC, SC और ST को रिजर्वेशन देने की बात करते हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं। आर्टिकल 16(4) के अलावा नौकरी में या प्रमोशन में EWS को रिजर्वेशन देने की बात करता है। आर्टिकल 16(4) OBC को जॉब में रिजर्वेशन की बात करता है। चलिए जानने की कोशिश करेंगे इसका फ़ायदा किस कैटेगरी को मिलेगा, यानी कौन लोग EWS के अंदर आते हैं। कुछ क्राइटेरिया बात कर लेते हैं। वो लोग जो लोग SC, ST या OBC में नहीं आते उनको ये रिजर्वेशन मिलेगा। जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से कम होगी उनको ये रिजर्वेशन मिलेगा। जिनके पास 5 एकड़ से कम एग्रीकल्चर लैंड होगी या 1000 स्क्वायर फीट से कम रेसिडेंशियल फ्लैट होगा या उनके पास 100 स्क्वायर यार्ड से कम किसी म्यूनिसिपैलिटी में रेसिडेंशियल प्लाट हो या 200 स्क्वायर यार्ड किसी भी एरिया में हो। कुछ इसके की पॉइंट पे बात कर लेते हैं। चैलेंज जनहित अभियान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2022 के अंदर इस प्रोविज़न को चैलेंज किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में बताया कि EWS का जो रिजर्वेशन कोटा है वह किसी तरह से हमारे संविधान के फंडामेंटल या बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता। EWS जो कोटा है वह किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए वैलिड नहीं है। एक चीज़ और बात कर लेते हैं, 50% का जो रिजर्वेशन कोटा है वो OBC, SC, ST को दिया गया है। इसमें कहीं भी जनरल कैटेगरी के लिए कोई रिजर्वेशन की बात नहीं की गई थी जो कहीं न कहीं इंदिरा साहनी जजमेंट केस में निर्णय दिया गया था जो 1992 में आया था। यह न्यूज़ में क्यों रहा है? हाल ही में राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पास किया गया। प्राइवेट मेंबर बिल जो मिनिस्टर्स के अलावा राज्यसभा में या लोकसभा में बिल लाया जाता है उसे हम प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? ऐसा सिविल लॉ जो इंडिया के रहने वाले सभी नागरिकों ऊपर उनके पर्सनल मैटर्स में समान रूप से अप्लाई हो, जैसे उनकी शादी में, उनके डाइवोर्स में, उनकी कस्टडी में, उनके एडॉप्शन में और उनके इनहेरिटेंस में। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे DPSP के अंदर आर्टिकल 44 में आता है। पर्सनल लॉ जो हमारे समवर्ती सूची में आता है। कुछ बात कर लेते हैं UCC के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। आज़ादी के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया था जो क्राइम, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट के लिए था, लेकिन ये कहीं भी हिंदू और मुस्लिम के पर्सनल लॉ को वायलेट नहीं करता था। फिर 1941 में BR राव कमेटी ने हिंदू कोड बिल लाया और वुमेन को इक्वल राइट प्रदान किया गया।
आज़ादी के बाद बात कर लें तो संविधान सभा के द्वारा बनाई गई एक कमेटी जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल हेड थे, जिसमें डिसाइड किया गया कि यूसीसी हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। फिर उसके बाद 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया जो सिविल मैरिज की बात करता है। सिविल मैरिज का मतलब यह है कि किसी भी धर्म के व्यक्ति को किसी भी धर्म के व्यक्ति से शादी करने की अनुमति है। फिर उसके बाद 1955-56 में 4 हिंदू कोड बिल लाया गया। चलिए बात कर लेते हैं पर्सनल लॉ के कुछ करंट स्टेटस के बारे में। अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कुछ पर्सनल लॉ होते हैं। जैसे हिंदू के लिए हिंदू पर्सनल लॉ या हिंदू कोड बिल, इसमें कुल 4 बिल लाए गए थे जैसा हमने अभी पहले देखा। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये कुल 4 एक्ट थे जो हिंदू कोड बिल में इंक्लूडेड थे। हिंदू वास्तव में कौन है? हिंदू जो प्रेजेंट टाइम में आपके सिख, जैन और बुद्धिस्ट हैं, ये सब हिंदू के ही कैटेगरी माने जाते हैं। बात कर लेते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ की। मुस्लिम लॉ जिसे हम मोहम्मदन लॉ भी कहते हैं, इनके अपने कुछ एक्ट हैं जैसे मुस्लिम मैरिज एक्ट, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। ये कुछ हो गए हमारे हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ के एक्ट या कुछ कानून या कुछ बिल या कुछ कोड। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सेकुलर लॉज। हमारे इंडिया में कुछ सेकुलर लॉज हैं, ऐसे लॉज जो हर धर्मों के लिए समान हैं। जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट, ये इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए एक्ट बनाया गया है। इसका मतलब हमारे देश में समानता लाने की बात की गई है। दूसरे सेकुलर लॉ की बात कर लेते हैं गार्जियन एंड वार्ड एक्ट। ये हमारे गार्जियन के राइट और ड्यूटी को इंडिकेट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी लागू है। कुछ केस से रिलेटेड बात कर लेते हैं। सबसे पहला केस था जो यूसीसी से संबंधित था, वो था शाहबानो केस 1985। इसमें यह बोला गया कि पार्लियामेंट को देश की हार्मोनी और रिलीजियस हार्मोनी बचाए रखने के लिए कोई कानून बनाना चाहिए। दूसरे केस की बात करते हैं जॉर्डन धिंगेज वर्सेस एसएस चोपड़ा जो 1985 में आया था। इस वर्डिक्ट में कहा गया कि शादी और डाइवोर्स जैसे मैटर के लिए यूसीसी बहुत जरूरी है। एक और केस आया था सल्ला मुदगल केस 1995, जिसमें फिर यही बात रिपीट की गई कि यूसीसी बनाया जाएगा लेकिन नेशनल इंटीग्रिटी को बचाए रखने तो। अब ये मुद्दा काफ़ी न्यूज़ में रहा है, इसलिए आपको मैंने बताया, और इस पे बहुत सारे प्रोज और कॉन्स हैं, आपको देख लेना है जा करके। हो सकता है कि आपके मेंस के क्वेश्चन यहाँ से बनाए सकें। अब हम अगले न्यूज़ की बात कर लेते हैं हेट स्पीच यानी भड़काऊ भाषण। अक्सर आपने सुना होगा कि पॉलिटिकल नेता जो हैं वो भड़काऊ भाषण देते रहते हैं, इसी से ये मुद्दा गर्म है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं हेट स्पीच क्या होता है। तो ये हेट स्पीच न्यूज़ में क्यों रहा है? एक्चुअली एनसीआरबी ने अभी 500% की बढ़ोतरी पाई है हेट स्पीच में पिछले लास्ट 7 सालों में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे अपने बयान में बोला कि नफरती बयान पर, नफरती स्पीच पर या नफरती भाषण पर तत्काल पाबंदी होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं व्हाट इज हेट स्पीच। हेट स्पीच क्या है? भड़काऊ भाषण किसे कहते हैं? एक्चुअली ये हमारे संविधान में किसी कानून में आइडेंटिफाइड नहीं है, फिर भी ये किसी भी पर्सन या ग्रुप को उसके अंदर नफरत पैदा करने संबंधित है, और हमारे आईपीसी सेक्शन 153A 295A के अंदर आए। स्पीच के भाव हम किस किस तरीके से प्रकट कर सकते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा है आर्टिकल 19 जो हमारे राइट टू एक्सप्रेशन की बात करता है। तो हम अपनी भावनाओं को किस किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। पहला, इमेज बना करके, कार्टून बना करके, मेमेज बनाकर, ऑब्जेक्ट्स, जेस्चर, सिंबल एटसेट्रा, इन सबको हम अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम किसी भी तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन। अब इसके कुछ आर्टिकल की बात करते हैं। मैंने आपको जैसा पहले बताया कि आर्टिकल 19(2) ये बात करता है कि हर किसी के पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन है, बट इट हैज़ सम रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, डिसेंसी खराब ना हो, और मोरालिटी भंग ना हो। आप अपने फंडामेंटल राइट का यूज कर सकते हैं, 19(2) का यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे पब्लिक डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। आईपीसी जैसा आपको पता है 1860 में लागू किया गया था, तब से हमारा आईपीसी चल रहा है। बहुत सारे हमने रिफॉर्म करने की कोशिश की। आईपीसी सेक्शन 153A, 153B एंड 298
ये सेक्शंस हमारे भाषण और हमारे शब्दों से संबंधित हैं। दूसरे एक एक्ट की बात करते हैं, आरपी एक्ट 1951। आरपी एक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, जिसका सेक्शन 8 ये बात करता है कि हम किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस अगर वो हेट स्पीच या भड़काऊ भाषण का यूज करता है तो इलेक्शन कमीशन उसे डिस्क्वालीफाई कर सकता है। आरपी एक्ट 1951 के ही तहत एक सेक्शन 123A और सेक्शन 125 जो बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे, कम्युनिटी के नाम पे दंगा भड़काने या भड़काऊ भाषण देने संबंधित काम करता है तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। एक और कानून आया था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955। इसका सेक्शन 7 ये बोलता है कि अपने शब्द के जरिए, अपने भाषण के जरिए हम पब्लिक के अंदर अनटचेबिलिटी न फैलाएं। चलिए हम अगले न्यूज से बात कर लेते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ये न्यूज में क्यों रहा? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रिवेंटिव डिटेंशन केवल एक्सेप्शनल केसेस में ही अप्लाई किए जा सकते हैं तथा यह राज्य की एक्सेप्शनल पावर होती है जो पर्सनल लिबर्टी को अफेक्ट करती है। समझ लेते हैं हम लोग प्रिवेंशन डिटेंशन क्या होता है। मैं आपको बता दूं, डिटेंशन दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन और दूसरा होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव का मतलब होता है निरोधात्मक कानून, प्यूनिटिव का मतलब होता है दंडात्मक कानून। निरोधात्मक का मतलब ये होता है कि क्राइम करने से पहले किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेना, पुलिस चाहे तो उसे अरेस्ट कर सकती है। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है कि क्राइम करने के बाद हम किसी व्यक्ति को अरेस्ट करें। तो बात हम करते हैं, ये न्यूज़ में इसलिए रहा है प्रिवेंटिव डिटेंशन कि हम किसी भी व्यक्ति को उससे क्राइम करने से पहले ही अरेस्ट कर लेते हैं या डिटेक्ट कर लेते हैं। आप सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल 22 क्लास 1 क्लास 2 की बात कर लेते हैं जो हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड हैं। ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन से। लेकिन ये भी बात करता है कि जो व्यक्ति जो अक्यूज्ड 22/3 के अंदर अरेस्ट किया गया है उसे हम ये प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। इसके साथ ही साथ हमारे पास कुछ कानून होते हैं जो प्रिवेंटिव डिटेंशन पर लागू नहीं होते हैं, जैसे CRPC एक्ट, नार्कोटिक ड्रग एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट। लेकिन CRPC सेक्शन 151 के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान करता है। इसमें यह बात कही गई है कि पुलिस चाहे तो किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है अगर उसे ये लगे कि वो व्यक्ति संज्ञेय अपराध करने वाला है तो। अब कुछ आर्टिकल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आपका 22 है, 22 की बात कर लेते हैं। 22 के कुछ क्लाजेज हैं जैसे क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 4। ये 3 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्लाजेज हैं जो आपको जानना जरूरी है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनाए सकते हैं। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं पहले क्लास पे। पहला क्लास आर्टिकल 22 का फर्स्ट क्लास है जो ये बात करता है किसी भी व्यक्ति को हम अरेस्ट नहीं कर सकते बिना वारंट दिखाए। प्लस ये उसे ये भी प्रावधान देता है, प्रोटेक्शन देता है कि वो अपनी तरफ से कोई डिफेंडर, लीगल डिफेंडर रख सकता है। आर्टिकल 22 बात करता है जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया उसे 24 घंटे के अंदर अंदर हम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे और कोई भी व्यक्ति 24 घंटे से अधिक भी कस्टडी में नहीं रखा जाएगा बिना किसी मजिस्ट्रेट के परमिशन के। आर्टिकल 22(4) क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति 3 महीने से अधिक कस्टडी में या अरेस्ट में नहीं रखा जाएगा अगर उसका कोई लीगल क्लाज न हो या लीगल काज न हो। अब बात कर लेते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के कुछ ग्राउंड होते हैं, किस ग्राउंड पे हम किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं, कौन सा उसने अपराध किया होगा कि हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं। आपको इतना पता है कि आपने देखा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट या प्रिवेंटिव डिटेंशन जो लॉ है वो ये लॉ है जो हमें बताता है कि हम यानी पुलिस हमें अरेस्ट कर सकती है जब आप कोई संज्ञेय अपराध करने वाले हों तो कुछ ग्राउंड है, बात करते हैं जिसमें पहला ग्राउंड आपका है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। राज्य की सुरक्षा अगर खतरे में है तो हम उस व्यक्ति को या उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। अगला है कि फॉरेन अफेयर्स, वो कोई व्यक्ति है जो इंडिया का दुश्मन है या इंडिया का नागरिक होते हुए भी वो किसी दुश्मन देश को कुछ सप्लाई कर रहा है या इंडिया से पूछे हुए कोई कनेक्शन रखा है तो। दूसरा चीज़, अगर हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो हमारे पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करे या डिसऑर्डर करे तब भी हमें अरेस्ट किया जा सकता है। जैसा इसके पहले आपने बहुत सारे कानून पढ़े होंगे जो इसमें फ़िलहाल ख़त्म हो चुके हैं, जैसे पोटा था उसमें से एक कानून। अब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन के कुछ केसेस की बात कर लेते हैं। एक केस था AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में, जिसमें PD को यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन को ग्रीन फ्लैग दे दिया गया।
दूसरा केस था सिब्बन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और एक लास्ट केस था शंभूनाथ वर्सेस वेस्ट बंगाल, जिसमें यह डिसीजन दिया गया कभी कभार स्टेट की सिक्योरिटी को बचाए रखने के लिए हमें पीडी जैसे कानून बनाने पड़ेंगे या हमें किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना पड़ता है। चलते हैं अपने लास्ट न्यूज़ पे नज़र डाल लेते हैं, जो आर्टिकल 370 तथा 35A के बारे में है, जो जम्मू कश्मीर राज्य को स्पेशल दर्जा देता था, जिसे 1954 में लाया गया। 5 अगस्त 2019 को इसे एब्रोगेट कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। आर्टिकल 370 क्या है, इस पे बात कर लेते हैं। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर राज्य को एक स्पेशल दर्जा देता है, जिससे वहाँ का झंडा अलग होगा, वहाँ पर RTI लागू नहीं हो, वहाँ का अपना संविधान होगा और वहाँ पे दोहरी नागरिकता होगी। अब 35A की बात कर लेते हैं, ये क्या है। 35A वहाँ की विधानसभा के पास पावर देता है या उसको पावर देता है कि वो अपने से कोई भी कानून अपने राज्य के लिए बना सकता है, तथा यह वहाँ के अस्थायी निवासियों के लिए नागरिकता की बात करता है। अगर जम्मू कश्मीर की महिला किसी दूसरे अस्थायी नागरिक शादी करती है तो उस महिला की वहाँ की नागरिकता छीन जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि विवाद आखिर क्या था, क्यों इसको हटाया गया, क्यों ये मुद्दा गर्म था, कई दिन तक, कई महीने तक लोग वहाँ नज़रबंद थे। विवाद ये था कि 35A को संविधान से हटा दिया गया बिना आर्टिकल 368 को अमेंड किए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 368 क्या होता है, जो स्पेशल मेजॉरिटी से किसी संविधान के पार्ट को अमेंड करता है। तो ये विवाद हुआ कि 35 को आर्टिकल 368 के बगैर ही अमेंड कर दिया गया, हटा दिया गया। दूसरा विवाद ये था कि संसद में इसे पेश भी नहीं किया गया, बिना संसद में इस बिल को पास करवाए ही दोनों को हटा दिया गया। तो ये आपके दो बहुत गर्म मुद्दे थे जिस पे ये विवाद उठा था। 35A हटने के बाद राज्य के लिए या अदर राज्यों के लिए क्या बेनिफिट्स है, क्या फ़ायदे हैं। अब जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में संविधान संशोधन आसान हो जाएगा, हम किसी भी पार्ट में किसी भी चीज़ में अमेंडमेंट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 2 पोस्ट थी, एक थी सदर ए रियासत, जो फिलहाल इसमें अब वो राज्यपाल के नाम से जानी जाएगी। दूसरी पोस्ट थी प्रधानमंत्री, जो इसमें मुख्यमंत्री के नाम से जानी जाएगी। तीसरा और सबसे लास्ट चीज़ इम्प्रूव हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन भी अपने पावर का यूज जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में कर सकता है। आज न्यूज़ एट 365 में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आई विल सी यू सून।